स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आपने गौर किया कि आजकल हमारे और हमारे आसपास के लोगों में बीमार होने की टेंडेंसी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जहां तो सर्दी गर्मी के बदलते मौसम और टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस के दौरान लोगों में अक्सर सीजनल कोल्ड एंड कफ देखने को मिलता था, मगर बीते कुछ टाइम से लोगों के बीच इसाम से लगने वाली जुकाम की समस्या भी कुछ ज्यादा ही सीवियर हो गई है। यहाँ तक कि अक्टूबर 2023 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 में से एक पेरेंट्स ने माना है कि उनके बच्चे फ्लू या फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की वजह से बीते एक साल में 4 या उससे ज्यादा बार बीमार पड़े हैं। जहां आमतौर पर 2 से 3 दिन चलने वाला जुकाम भी अब लोगों में 1 से 2 वीक तक चलता है। दोस्तों, अगर आपको या आपके आसपास के लोगों में ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि कोई आम सर्दी जुकाम नहीं बल्कि H1N1 या फिर इन्फ्लुएंजा है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में फ्लू भी कहा जाता है। देखा जाए तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सिक्किम, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में वायरस के H1N1, H3N2 और टाइप बी विक्टोरिया लीनियज स्ट्रेन्स के वायरसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते हॉस्पिटल्स में चेस्ट इन्फेक्शंस और सीवियर कफ के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि क्लिनिशियंस की ये एडवाइस है कि कोल्ड या कफ के सिम्टम्स दिखाई देने पर फ्लू या फिर कोविड-19 की जांच जरूर करवाएं। साथ ही मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर के भी चिंतित है कि भारत में बढ़ता सर्दी जुकाम हो सकता है कि भारतीयों के बीच माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की एक नई समस्या को बढ़ा दे, जिससे फ्यूचर में भारतीयों में रोग से लड़ने की क्षमता और भी ज्यादा कम हो जाए। फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोविड-19 एक बार फिर से भारत में दस्तक देने जा रहा है या फिर एक कुछ और है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उस बदलते मौसम में भारतीय इतना ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ये टॉपिक यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स का मानना है कि देश भर में बढ़ते हेल्थ इश्यूज के पीछे इन्फ्लुएंजा का हाथ है। जी हाँ, इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो कि एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और ये पेशेंट के इन्फ्लुएंजा वायरसेस की चपेट में आ जाने से होता है। दोस्तों, एक हाईली कंटेजियस वायरस है और यही वजह है कि अक्सर हमारे घरों में ये हिदायत दी जाती है कि आम सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति के आसपास न बैठा जाए, साथ ही उसका जूठा पानी और खाना भी न खाया जाए। यही इस फ्लू को रोकने के लिए आमतौर पर डॉक्टर्स इस बात की हिदायत देते हैं कि खांसते या छींकते टाइम पर हम अपने मुंह को रुमाल से ढक कर रखें, जिससे इस वायरस को स्प्रेड होने से रोका जा सके। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आम सी बीमारी लगने वाला फ्लू हमारे नोज, थ्रोट और लंग के साथ साथ पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। आप देखेंगे तो कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम से अलग है, क्योंकि जहां एक और कॉमन कोल्ड 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, वहीं इन्फ्लुएंजा को ठीक होने में 4 से 6 दिन का टाइम लग सकता है। साथ ही इसमें कोल्ड के सिम्टम्स के साथ ही साथ फीवर भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अक्सर इन्फ्लुएंजा को ठीक करने के लिए मेडिकेशंस का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, फ्लू से इफेक्ट होते फीवर का सडन ऑनसेट ऑन हो जाता है। साथ ही इस फ्लू से इफेक्टेड व्यक्ति को ड्राई कफ, मसल और जॉइंट पेन, सोर थ्रोट और रनी नोज व अनवेल फीलिंग से भी जूझना पड़ता है। यही नहीं, अक्सर इसमें ऑक्सीजन रेट का गिरना, चेस्ट पेन और डायरिया जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जहां कुछ पेशेंट्स में सीवियर कफ और बाकी सिम्टम्स 2 या उससे ज्यादा वीक्स तक भी देखने को मिलता है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें सीसैट की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हालांकि अधिकतर लोग इन सिम्टम्स से बिना किसी मेडिकल अटेंशन के ही अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अक्सर इन्फ्लुएंजा को ओवरलुक करना खतरे की घंटी साबित हो सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉमन फ्लू या फिर जुकाम जैसे लगने वाले इन्फ्लुएंजा कभी कभी निमोनिया का भी रूप ले लेते हैं। यहाँ तक कि एल्डरली या दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हाई रिस्क इंडिविजुअल के केस में आप देखेंगे तो कभी कभी इससे सीवियर इलनेस और डेथ तक भी हो सकती है। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस और फ्लू के लिए लो वैक्सीनेशन रेट्स यहाँ सीजनल फ्लू के फैलने के प्राइम रीजंस माने जाते हैं। साथ ही भारत का ह्यूमिड और कंड्यूसिव वेदर भी इन्फ्लुएंजा वायरस के स्प्रेड और ट्रांसमिशन में की रोल प्ले करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में आज इन्फ्लुएंजा के सबसे प्रिवेलेंट सबटाइप्स हैं, जिनमें इन्फ्लुएंजा यानी कि H1N1 जिसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है और H3N2 इन्फ्लुएंजा बी वायरसेस।
लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत में इस इन्फ्लुएंजा स्प्रेड का इम्पैक्ट क्या है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, सीजनल फ्लू या कॉमन इलनेस की तरह ट्रीट किए जाने वाले इन्फ्लुएंजा से वर्क प्लेस और स्कूल्स में एब्सेंटिज्म का प्रोपोर्शन हाई हो जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। साथ ही पीक सीजन्स में क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स भी पेशेंट्स के इंटेक से ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। मगर इन्फ्लुएंजा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह कि इसे SARS-CoV-2 या फिर राइनो वायरस इत्यादि जैसे रेस्पिरेटरी वायरसेस से डिफरेंशिएट करके सही से डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है, जिससे इन्फ्लुएंजा का दूसरे पैथोजन से क्लिनिकल डिफरेंशिएशन मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि अक्सर इस फ्लू को रोकने के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आप देखेंगे तो पेशेंट्स को वाइड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीमाइक्रोबियल प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिससे पेशेंट्स में हर तरह के पैथोजेंस को इंप्रेस किया जा सके। लेकिन इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में इस तरह के इंडिस्क्रिप्टिव एंटीमाइक्रोबियल यूज ने देश में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ावा दिया है, जिसके दुष्परिणामों को लेकर देश दुनिया की मेडिकल कम्युनिटी ऑलरेडी चिंतित है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि IHME की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले 2019 में भारत में ऑलमोस्ट 2.97 लाख लोगों की जान एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से जा चुकी है। दोस्तों, सबके अलावा रिसर्चर्स का डर यह है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के साथ साथ भारत का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और एबनॉर्मल रेनफॉल पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, उसी वजह से फ्यूचर में इन्फ्लुएंजा के केसेस न केवल और भी तेजी से बढ़ेंगे, बल्कि इसके सीजनल इंसिडेंट्स में भी अंतर आएगा। साथ ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट से इन्फ्लुएंजा वायरस के नए स्ट्रेन्स फॉर्म होने के भी चांसेस हैं। भारत के लिए ऐसा होना और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि भारत में डायबिटीज और हार्ट डिजीज से जूझ रहे हाई रिस्क इंडिविजुअल्स का प्रोपोर्शन ऑलरेडी ज्यादा है। ये वजह है कि अगर हम आंकड़े उठाकर के देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि बीते कई सालों से इन्फ्लुएंजा की वजह से भारत में होने वाली मौतों का ग्राफ लगातार ऊपर उठता जा रहा है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में इन्फ्लुएंजा को कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए, देश में इन्फ्लुएंजा को रोकने की सबसे बड़ी अड़चन अवेयरनेस की है। असल में आज भी इन्फ्लुएंजा को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है। आप देखेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जैसे हेल्थ सोसाइटीज भी इसे प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जबकि इंडियन फैमिलीज में इन्फ्लुएंजा को कॉमनली ये कहकर के नजरअंदाज कर दिया जाता है कि ये सर्दी जुकाम 3 से 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कोविड के स्प्रेड के बाद से इस बात पर प्रबल जोर दिया जा रहा है कि भारतीयों के बीच वैक्सीनेशन इंसिडेंट्स को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि कोविड वायरस पहले से मौजूद फ्लू वायरसेस के साथ मिल करके नए नए हाइब्रिड या फिर म्यूटेशन वायरसेस को फॉर्म करता जा रहा था। और आपने भी देखा था कि इनका रोकथाम कर पाना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही टेढ़ी खीर साबित हुआ था। दोस्तों, ऐसे में अब हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों के लिए भारतीयों में वैक्सीनेशन शॉट्स का अवेयरनेस बढ़ाया जाना चाहिए, जिसके लिए सरकार को खासतौर पर हाई रिस्क ग्रुप्स जैसे कि एल्डरली, हेल्थ केयर वर्कर्स और प्रेग्नेंट वुमेन के बीच वैक्सीनेशन को प्रमोट करना चाहिए, जिससे हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स को रिड्यूस किया जा सके। हालांकि इसके लिए कोई वन टाइम वैक्सीन मौजूद नहीं है और WHO इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए विंटर सीजन के ऑनसेट के पहले सीजनल फ्लू शॉट लेने की रिकमेंडेशन देता है, जिसे भारत में अक्टूबर से मार्च तक चलने वाले सीजनल फ्लू पीरियड के पहले या इसके दौरान लिया जाना रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, फ्लू शॉट को ईयरली लेने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि अक्सर इन्फ्लुएंजा का वायरस स्ट्रेन हर 2 से 3 साल में अपने स्ट्रक्चर को बदल लेता है, जिसकी वजह से पुराने फ्लू शॉट्स अपने आप ही इनएफिशिएंट हो जाते हैं। आप देखेंगे तो इस ईयरली फ्लू शॉट को 6 मंथ्स की एज से बड़े हर व्यक्ति को रिकमेंड किया जाता है। और इस वैक्सीन के जरिए बॉडी को फ्लू वायरस के वीकेंड या फिर इनएक्टिवेटेड फॉर्म से एक्सपोज करके बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है। देखा जाए तो आज की स्थिति में एल्डरली पीपल के बीच फ्लू वैक्सीन शॉट्स को मैक्सिको, तजाकिस्तान, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, ओमान, फिलीपींस और श्रीलंका जैसी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के साथ ही साथ 100 से अधिक कंट्रीज में इन्फ्लुएंजा कंट्रोल मेजर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर लोअर हॉस्पिटलाइजेशन के साथ ही साथ लोअर एंटीमाइक्रोबियल यूजेस भी देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों, भारत में भी लगभग 1 दर्जन फ्लू वैक्सीन अप्रूव्ड हैं। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेल्थ वर्कर्स, प्रेग्नेंट वुमेन और पीपल विद क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन जैसे हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन रिकमेंड भी करता है। लेकिन इसके बाद भी ऐसा देखने को मिलता है कि लो प्रायोरिटी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन फ्लू शॉट्स को रूटीनली परचेज या फिर जनता के बीच पुश नहीं करता है। और ऐसे में इन्फ्लुएंजा को मिटिगेट करने के लिए देश में चलाया जा रहे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को भी एक्सपेंड करके उसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से न केवल फ्लू का कम्युनिटी ट्रांसमिशन रिड्यूस होगा, बल्कि अननेसेसरी एंटीमाइक्रोबियल प्रिस्क्रिप्शंस और सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। साथ ही हमारे लिए यह भी जरूरी है कि अब तेजी से बढ़ते इस इन्फ्लुएंजा अटैक को देखते हुए हम भी इस बीमारी को लेकर और भी ज्यादा सजग हो जाएं, जिससे हम फ्यूचर में ऐसे नए वायरल आउटब्रेक के लिए तैयार रहें। दोस्तों, इसी के साथ आज के अपने इस डिस्कशन को समाप्त करते हैं। लेकिन याद रहे कि इस बदलते मौसम के प्रकोप में आप अपने आप को इन्फ्लुएंजा के प्रकोप से बचा करके रखिएगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यह है आज का मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।